हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गलवान झड़प के बाद भारत ने एलएसी पर बढ़ा दी बड़ी तैनाती। दोस्तों इतने हजार सैनिक और 90 टैंक भेजे पूर्वी लद्दाख। जी हां, गलवान झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने उठाया था सबसे बड़ा कदम। इस खुलासे से उड़ जाएगी चीन की नींद। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। 68,000 सैनिकों और 90 टैंक भेजे पूर्वी लद्दाख। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों क्या है भारत का इरादा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मुहर्रम में देशद्रोही घटना पर उत्तर पुलिस प्रशासन हुई टाइट। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना। जी हां दोस्तों, बताएंगे मुहर्रम को लेकर भारत से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जौनपुर से, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए सीमा हैदर ने नारे। तिरंगे वाली साड़ी पहनकर मोदी योगी का भी किया जय जयकारा। जी हां दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे। बने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते थे। वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां गलवान झड़प के बाद भारत ने एलएसी पर बढ़ाई थी बड़ी तैनाती। 68,000 सैनिक और 90 टैंक भेजे पूर्वी लद्दाख। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में हिंसक झड़पों के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत ने तैनाती बढ़ा दी थी। भारतीय वायुसेना की ओर से 68,000 से अधिक सैनिकों, लगभग 90 टैंक और अन्य हथियार प्रणालियों को देश भर से पूर्वी लद्दाख में पहुंचाया गया था। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच 15 जून 2020 को सबसे गंभीर सैन्य झड़पें हुई। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन को तैयार स्थिति में रख दिया। दुश्मन के जमावड़े पर 24 घंटे निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने SU-30 MKI व जगुआर लड़ाकू विमान को क्षेत्र में तैनात किया गया। जी हां, वायुसेना की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता पिछले कुछ वर्षों में कैसे बढ़ी है, सूत्रों ने इस बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के तहत एलएसी के साथ विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में त्वरित तैनाती के प्रयास हुए। वायुसेना के परिवहन बेड़े की ओर से सैनिकों और हथियारों को बहुत कम समय के अंदर पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि बढ़ते तनाव के चलते वायुसेना ने चाइना की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में रिमोट संचालित विमान यानी RPA भी तैनात किए थे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना के विमानों ने भारतीय सेना के कई डिवीजन को एयरलिफ्ट किया, जिसमें कुल 68,000 से अधिक सैनिक, 90 से अधिक टैंक, पैदल सेना के करीब 330 BMP लड़ाकू वाहन, रडार प्रणाली, तोपे और कई अन्य साजो सामान शामिल थे। उन्होंने कहा कि वायुसेना के परिवहन बेड़े की ओर से कुल 9,000 टन की ढुलाई की गई। ये वायुसेना की बढ़ती रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। इस कवायद में C-130J सुपर, हरकुलिस और C-17 ग्लोबल मास्टर विमान भी शामिल थे। जी हां दोस्तों, अब ये खबर सुनते ही चीन के शरीर से आत्मा निकल सकती है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि गलवान झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने उठाया था ये सबसे बड़ा कदम। 68,000 सैनिकों को गलवान झड़प के बाद भारत ने एलएसी पर तैनाती बढ़ाई थी। जी हां दोस्तों, और टैंकों और हथियारों के क्या ही कहने। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेना को अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मुहर्रम पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों की खुली कुंडली। 32,000 से 19 लाख तक जमा करने की नोटिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब देना होगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुहर्रम में देशद्रोही घटना पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन हुई टाइट। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इसी महीने 1 अगस्त को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। ये नारेबाजी 29 जुलाई को निकले 10वीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई थी। तब पुलिस ने 33 आरोपितों पर FIR दर्ज करके जेल भेज दिया था। अब इन 33 आरोपितों में से 13 के खिलाफ जिला प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जे की नोटिस जारी की है। शनिवार 12 अगस्त को जारी इस नोटिस में कब्जा हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। इसी के साथ सबको मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए हर्जाना लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के गाँव गोदना और किशुन दासपुर का है। यहाँ बुधवार यानी 9 अगस्त को राजस्व टीमें आरोपितों की जमीनों की पैमाइश के लिए पहुंची। सुरक्षा के लिए टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। पैमाइश के दौरान पाया गया कि मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले 13 आरोपितों ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। जमीन की पैमाइश के बाद शनिवार यानी 12 अगस्त को मछली शहर के नायब तहसीलदार संतोष कुमार यादव ने सभी आरोपितों के घर वालों को नोटिस थमा दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा दोस्तों, और उनके अंडर पुलिस के द्वारा। बहरहाल इस पर
अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही एक्शन लिया गया है दोस्तों और इनको इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये सजा भी बहुत हद तक बेहतर है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या कहती है। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बलूचिस्तान के ग्वादर में बहुत बड़ा आतंकी हमला, कई चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबरें, पाकिस्तान ने साध ली चुप्पी। जी हां दोस्तों, ग्वादर में बीएलए का घातक हमला, 4 चीनी नागरिक और 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का सबसे बड़ा दावा। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रहे काफिले पर फिर एक बार बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान के 2 सुरक्षा कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये हमला रविवार को ग्वादर के फकीर ब्रिज पर हुआ। पाकिस्तान की ओर से इस हमले की पुष्टि की गई है। इसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। दावा यह किया गया है कि हमले में 4 चीनी नागरिकों और 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौतें हुई है। जानकारी के मुताबिक ग्वादर में चीनी इंजीनियर को लेकर जा रहे 7 वाहनों के काफिले पर फकीर ब्रिज पर हमला हुआ, जिसके बाद दोनों ओर से लगातार विस्फोट और गोलीबारी हुई। इस हमले के बाद ग्वादर को पूरी तरह अलर्ट पर कर दिया गया और किसी भी वाहन को शहर से निकलने और घुसने पर रोक लगा दी गई। जी हां दोस्तों, द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 अलगाववादियों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग भागने में कामयाब रहे। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले भी दोस्तों कितने सारे चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं इसी प्रकार के बम अटैक में। और दोस्तों पहले भी चाइना ने पाकिस्तान को तगड़ी वाली धमकी और तगड़ी वाली चेतावनी दे डाली थी कि दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। बहरहाल दोस्तों अब देखना यह होगा कि इस बार चाइना क्या एक्शन लेता है पाकिस्तान पर, या फिर कहीं ना कहीं फिर एक बार इनमें भाईचारा देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में चाइना कोई बड़ा एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, जिस प्रकार से लगातार उसके चीनी नागरिक पाकिस्तान में मरते जा रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों, आपको अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर ने लगाए ये बड़े नारे, माथे पर चुनरी, हाथों में तिरंगा थामे सीमा हैदर का ये अवतार। आपको बता दें, सीमा हैदर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, तिरंगे वाली साड़ी पहनकर मोदी योगी का किया जय जयकारा। बता दें, पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर अब अपना नाम सीमा ठाकुर रख ली है। सीमा का दावा है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और लहसुन प्याज तक खाना छोड़ दिया है। अपने आशिक सचिन के पास आई सीमा अक्सर पाकिस्तान की बुराई करती दिखी है, लेकिन रविवार को कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर लोग हैरान है। सीमा हैदर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगी। दोस्तों यही नहीं, तिरंगे वाली साड़ी पहन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा भी करने लगी। जी हाँ दोस्तों, सीमा कल तिरंगे वाली साड़ी पहने भारत माता की जय का नारा लगा रही थी। उसके साथ ही पाकिस्तान से आए 4 बच्चे भी शामिल थे। दरअसल सीमा कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई थी। सचिन के घर पर सीमा ने पूरे परिवार के साथ भारत का तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराने के दौरान सीमा ने कई नारे लगाए। सीमा ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाया। इस दौरान सीमा का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे। जी हाँ, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, वहाँ वकील एपी सिंह भी मौजूद है। तभी वकील ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ सीमा भी अपने एक बच्चे का हाथ ऊपर उठाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगी। पीएम मोदी और सीएम योगी का जयकारा करते हुए सीमा ने कहा कि मोदी जी की जय, योगी जी की जय, भारत माता की जय। जी हाँ, बीते दिनों सीमा ने दया याचिका दायर कर भारतीय नागरिक संहिता की मांग की है। उसने बताया है कि अगर उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा तो वहाँ उसके दोनों हाथ पैर काट दिए जाएंगे और मार डाला जाएगा। सीमा ने अपने 4 बच्चों का नाम भी हिंदू नाम पर रख दिया है। वो सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। हालांकि सीमा अवैध तरीके से भारत में घुसी है, उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। एटीएस समेत कई एजेंसियों इस केस की जांच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप भी कमेंट में दोस्तों अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक ये भी सवाल है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए अगर जांच में सब कुछ सही होता है तो, या फिर जांच में सब कुछ सही होने के बाद भी उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भारत की जनता क्या कहती है जो इस वीडियो को देख रही है? आपका राय हम जानना चाहते हैं दोस्तों, तो भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां महबूबा मुफ्ती ने 2 तस्वीरें शेयर करके खड़ा कर दिया बड़ा विवाद। दोस्तों नेहरू और अभी के कश्मीर की कर डाली तुलना। बता दे, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें साझा करके नेहरू के उस समय और वर्तमान कश्मीर की तुलना कर डाली है। महबूबा मुफ्ती ने जो तस्वीर साझा की है वो विवाद खड़ा कर सकता है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब का कश्मीर कैसा हुआ करता था, जबकि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तब का कश्मीर कैसा है। महबूबा मुफ्ती ने 2 तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1949 के आसपास श्रीनगर के लाल चौक पर उत्साही कश्मीरियों के समुद्र के बीच तिरंगे के साथ खड़े थे, लेकिन वर्तमान कश्मीर
कश्मीर में एलजी प्रशासन 2023 में सुरक्षा कर्मियों की एक भीड़ से घिरा हुआ वही राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहा है। बता दें कि कल यानी रविवार को एलजी मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन तक हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हाथ में भारतीय तिरंगे के साथ रैली का नेतृत्व किया, जबकि भाग लेने वाले अन्य लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तो दोस्तों वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि वे जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, उन्हें समझ आ गया होगा कि जम्मू कश्मीर का हर युवा राष्ट्रीय ध्वज को उतना ही प्यार करता है जितना देश के किसी अन्य हिस्से के लोग। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप लोग महबूबा मुफ्ती को क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जो नेहरू और अभी के कश्मीर की तुलना कर रही है। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर रहेगी नजर, एयरफोर्स ने तैनात किया ये ड्रोन युद्ध। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना उच्च सुरक्षा तकनीक से लैस होकर दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हो गई है। लगातार सुरक्षा बेड़े की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब भारतीय वायुसेना ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जिससे वो एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ लगी सीमा पर निगरानी कर सकता है। इन अत्याधुनिक ड्रोनों ने सैन्य परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि वे निगरानी और स्ट्राइक क्षमता के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की एक दुर्जय श्रृंखला से लैस ये ड्रोन हमारी उत्तरी सीमाओं पर अचूक सतर्कता के साथ गश्त करने के लिए तैयार है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन गहन निगरानी करने और एक ही साथ आक्रमण करने की अविश्वसनीय क्षमता का दावा करते हैं, जिससे वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक दुर्जय संपत्ति बन जाते हैं। इसके जरिए चीन और पाक सीमा पर एक साथ निगरानी की जा सकती है। 4 नए ड्रोन जो लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है, उन्हें उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर लंदन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने किया तिरंगे का बड़ा अपमान, खून के बदले खून के नारे लगाए। आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तान चरमपंथियों द्वारा हिंदू मंदिर को एक बार फिर से निशाना बनाने की खबरों के बीच लंदन दूतावास के बाहर तिरंगा जलाने का एक वीडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लंदन दूतावास के बाहर भारतीय तिरंगा फहराने के आरोपी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख अवतार सिंह खांडा के अंतिम संस्कार के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के नवनियुक्त प्रमुख महासिंह के नेतृत्व में खांडा की मौत को लेकर संगठन ने खून के बदले खून, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी हाँ, इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने अपना चेहरा ढक लिया और गुरुद्वारे के बाहर नारे लगाए और भारतीय तिरंगे को आग लगा दी। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन ने इस घटना से दूरी बनाए रखी। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भारतीय तिरंगे को अग्नि भेंट करने पर कड़ी आपत्ति जताई। कुछ लोगों ने कहा है कि वे सहानुभूति के कारण अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने खंडा की मां और बहन को वीजा नहीं दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को 10वीं बार करेंगे संबोधित। 12 जगहों पर बनाए गए हैं सेल्फी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये खबर बता दें, राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 15 अगस्त को देश भर में मनाए जाने वाले आजादी के इस उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से इसका शुभारंभ किया था। इसके साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल के इस सफर को आगे बढ़ाएगा। स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कई नई पहल की गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी संख्या में अतिथियों का आमंत्रित किया गया है। लाल किले पर आयोजित समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े लगभग 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, 12 जगहों पर बनाए गए हैं सेल्फी पॉइंट। जी हाँ, नई दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, आईटीओ मेट्रो गेट, नौबत खान और शीशगंज गुरुद्वारा सहित 12 स्थानों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को समर्पित सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए। इन योजनाओं और पहलों में वैश्विक उम्मीद, टीके और योग उज्ज्वला योजना, अंतरिक्ष शक्ति, डिजिटल इंडिया, कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, सशस्त्र भारत, नया भारत, पावरिंग इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करने के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें और साथ ही साथ दोस्तों एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जरूर कहिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी के भाई ने भी फहराया तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तरी
उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने भी तिरंगा फहराया। मट्टू ने स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार को अपने घर पर तिरंगा फहराया। जावेद हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है। वो फिलहाल पाकिस्तान में है। वो बीते 11 सालों से पाकिस्तान में ही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां चाइना से मात्र 50 किलोमीटर दूर लद्दाख में बन रहा नया एयरबेस भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा और भी जबरदस्त इजाफा। जी हाँ, लद्दाख में एलएसी पर निगरानी और सुरक्षा के लिए भारत ने एक और एयरबेस का काम शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव के 3 साल बाद भारत ने न्योमा में 10,000 फीट का रनवे तैयार करना शुरू कर दिया है। इस रनवे के तैयार होने के बाद कम समय में ही भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 या सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को लॉन्च कर सकती है। ये क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 50 किलोमीटर की ही दूरी पर है। IAF द्वारा कुछ वर्षों से लंबी प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी लेने के बाद पिछले हफ्ते इसका काम शुरू किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी न्योमा का दौरा करने जा सकते हैं। जी हाँ, 13,000 फीट की से अधिक ऊंचा ये नया एयरबेस लद्दाख में निगरानी बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान, नए रडार और उन्नत ड्रोन संचालित कर सकता है। लद्दाख में लड़ाकू अभियानों के लिए ये तीसरा एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस में ऐसे एयरबेस बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमेंट में आप लोग मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पुतिन को चिढ़ाने के लिए काफी है यूक्रेन की ये तस्वीर। रूसी सेना की नाकामी पर जरूर होंगे शर्मिंदा। बता दें, यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिढ़ाने के लिए स्नेक आइलैंड की सीमा चिन्ह को बदल दिया है। स्नेक आइलैंड काला सागर में रूस यूक्रेन सीमा पर मौजूद एक अहम रणनीतिक स्थान है। ये यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के दौरान स्नेक आइलैंड पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। तब हुए युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने स्नेक आइलैंड पर मौजूद यूक्रेनी सीमा चिन्ह को तोड़ दिया था। अब यूक्रेन ने उस जगह पर नया सीमा चिन्ह स्थापित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रशिया ने मार गिराए क्रीमिया पर हमला करने आए 20 यूक्रेनी ड्रोनों को S-400 नहीं बल्कि S-200 मिसाइल को हवा में ही रोक डाला। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच बीते 1.5 साल से चल रहा भीषण युद्ध अभी थमा नहीं है। इस बीच समाचार एजेंसी तास ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के S-200 मिसाइल का पता लगाया और उसे रोक दिया। अगली खबर की बात करें, जहां पर मौलवी से तंग आकर 3 मुस्लिम युवकों ने खाया जहर और फिर बता दे तिरंगे को सलामी नहीं दे सकते बोलने वाले मौलवी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है दोस्तों। जहां गुजरात के पोरबंदर में एक मौलाना की ऑडियो क्लिप पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, आपको पता होगा दोस्तों। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। सबसे पहले उनको बता दें जिनको इस खबर के बारे में नहीं पता। दरअसल इस ऑडियो में मौलाना ये कहते सुना गया है कि राष्ट्रगान गाएंगे तो कौम का अपमान होगा। साथ ही उसने कहा कि तिरंगा तो लहरा सकते हैं लेकिन सलामी नहीं दे सकते। मौलाना वासिद मोहम्मद जहीर रजा ने कहा कि झंडा लहराना है तो लहरा सकते हैं, ये एक कौमी निशान है, देश की पहचान है, लिहाजा उसे लहराने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता सैल्यूट वगैरह नहीं करना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने किताब रजिया शरीफ में लिखा है कि ये जय हो कुफकार का तरीका है। तो इसमें ये शब्द भी है कि भारत भाग्य विधाता। दोस्तों ये ऑडियो क्लिप जनवरी की बताई जा रही है, हालांकि 15 अगस्त से ठीक पहले तेजी से वायरल हुई। इस ऑडियो के हम लोग भी दोस्तों पुष्टि नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि पोरबंदर के नगीना मस्जिद से जुड़ा मौलाना बाहर शरीयत नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है। दोस्तों आरोप है कि तिरंगे की आन बान शान के लिए आवाज उठाने वाले तीनों मुस्लिम युवकों को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने जान देने की कोशिश की। मुस्लिम युवकों शकील कादरी, सोहेल इब्राहिम परमार और इम्तियाज हारून ने कहा कि 7 से 8 लोग हैं जो हमें मुस्लिम कौम में बदनाम करना चाहते हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हम तीनों आज जहर पी रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस मौलवी को क्या सजा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, जो इस प्रकार से भारत के नागरिकों को भड़का रहा है, दोस्तों भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के कार्यों को देखकर विपक्ष गया घबरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सलाहकार डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को देखकर विपक्ष घबरा गया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने जमीन पर उतरकर कार्य किया है, विपक्षियों को गठजोड़ इंडिया विफल साबित हुआ है। शुक्ला कल रविवार को लखनऊ से वाराणसी जाते समय जौनपुर जिले के खेता सराय में संभ्रांति लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकार पर हमला के बाबत कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार से उनकी आवाजें बंद हो गई हैं। आज पूरे सूबे में चिकित्सा व्यवस्था में जो सुधार हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, लोगों को अब दवा के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर एफआईआर के बाद भड़की कांग्रेस, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जी हाँ, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन
कमीशन के आरोपों को लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के विरोध में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। एमपी कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने दावा किया है कि राज्य के 41 जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इंदौर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक पोस्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और अरुण यादव के सोशल मीडिया खातों में हैंडलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें जहां 10,000 पुलिसकर्मी, 1,000 फेस स्कैनिंग कैमरे, स्वतंत्रता दिवस पर चाक चौबंद रहेगी लाल किले की सुरक्षा। जी हां, 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा और इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लिहाजा दोस्तों लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही 1,000 कैमरे हैं दोस्तों जो फेस स्कैन करते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। दोस्तों बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगा होगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधु